सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से बाबा साहब के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है 20 वर्षों से। पिछले 20 वर्षों में क्या कुछ समाज के लिए बाबा साहब ने किया है, ये आज अपना स्वयं रिपोर्ट कार्ड बाबा साहब समाज के समक्ष रखते हैं। लगभग 75,000 लोगों के समक्ष बाबा साहब अपनी बात को रखते हुए गोलमेज सम्मेलन की बात को भी बताते हैं और किस तरह से गोलमेज सम्मेलन में प्रमुखता के तौर पर बाबा साहब ने क्या बात रखी थी और उस अधिकार को जो गोलमेज सम्मेलन से मिला उसको किस तरह से छीनने का प्रयास किया, किसने प्रयास किया। बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि इस हमारे अस्पृश्य समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए सबसे घातक अगर है तो वो गांधी और गांधीवाद है। सबसे विघातक घोषित करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, आखिर कौन सी कंडीशंस हैं जो यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ लागू होती हैं, जिसकी वजह से बाबा साहब गांधीवाद को और गांधी जी को सबसे ज़्यादा घातक करार देते हैं। यदि आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं तो आपको इस सच्चाई को जरूर जानना चाहिए मेरे साथियों, समय निकाल कर जानना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐतिहासिक जानकारियों के साथ में है। बाबा साहब 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड स्वयं रख रहे हैं। स्वयं बाबा साहब के एक एक शब्द बाबा साहब के होंगे जिसको हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, धैर्य के साथ वीडियो। अक्सर आप सभी ऑडियंस में से कुछ साथी जरूर ये बात कहते हुए दिखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते हैं कि चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है और इस वजह से वो वॉच नहीं कर पाते हैं। मेरे साथियों, हम क्या करें, ये हम तो बाबा साहब के स्पीच को आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब का स्पीच लंबा है, इसलिए इसको 5 भागों में ब्रेक किया है, 5 भागों में। और आज ये हम चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन, बहुत महत्वपूर्ण जीवन संघर्ष बाबा साहब का 20 साल का विश्लेषण हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए अब हम सीधे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब के स्पीच की तरफ ले चलेंगे। हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। जनतंत्र जीवित रहा तो उसके फल जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर जनतंत्र का खात्मा हुआ तो विनाश अटल है। 1940 तक अस्पृश्यों के जो अधिकार यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन से मिले थे, वो अब कैसे खतरे में आ गए, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से आप देखने वाले हैं। और कैसे फिर बाबा साहब आगे उस पर कार्य करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 357 से 361 तक हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आज चौथा भाग इस विषय के अंतर्गत 18 और 19 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित परिषद में बाबा साहब ने संबोधित करते हुए लगभग 1 लाख, पौने 1 लाख यानी कि 75,000 करीब अनुयायियों को यहाँ पर संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम कंटिन्यू करते हुए आज आगे का भाग आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों, अस्पृश्यों द्वारा हासिल की गई उन्नति जानने समझने की हाल में आज की अस्पृश्य पीढ़ी नहीं है। इसी कारण 20 वर्ष पूर्व जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब उनकी स्थिति क्या थी, इस बारे में उन्हें मैं जब बैरिस्टर बनकर इंग्लैंड से लौटा तब की मुंबई में, और मुझे अच्छी तरह याद है, परिषद के आयोजकों के अलावा एक भी श्रोता वहाँ उपस्थित नहीं था। यानी कि उस समय 20 साल पहले जब परिषद होती है तो सिर्फ परिषद के सदस्य ही मौजूद होते हैं। कुछ लोग दरवाजे की सीढ़ियों पर बीड़ी फूंकते हुए बैठे थे तो कुछ लोग अलग अलग कोने में इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे थे। आज यहाँ की तस्वीरें
आज यहाँ की तस्वीर पर नज़र डालिए और उस तस्वीर को याद कीजिए। यहाँ आपके सामने करीब 75,000 से भी अधिक श्रोता उपस्थित हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत कम शब्दों में बता दिया कि 20 वर्ष पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपके लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बेहद खास है, क्योंकि यदि आप आंदोलन कर रहे हैं तो मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपके साथ 5 लोग थे, आज अगर 5,000 लोग आपके साथ हैं तो ये बढ़ती हुई आपकी लोकप्रियता है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो निरंतर आप उपयोग कर रहे हैं, ये मानक है। 20 सालों पहले की हालात के साथ तुलना की जाए तो बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट तौर पे कह दिया कि तो कहना पड़ेगा कि हमारी शैक्षिक उन्नति बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। एक पुणे में ही 50 छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या 500 तक पहुंची है। कुछ लोग डॉक्टर बने हैं, कुछ लोग बैरिस्टर तक बने। हमारे भाइयों में से कई लोग नगर पालिका के और जिला तथा स्थानीय नगर परिषदों के भी सदस्य बने। कुछ साल पहले तक छूत के डर से अस्पृश्यों को स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं आदि का सदस्य बनने की मनाही थी। अब ये सब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब हमारे लोगों की भी पुलिस में भर्ती की जाती है, सरकारी नौकरियों में, लेकिन हमारी उम्मीद के अनुरूप त्वरित बदलाव नहीं हो पाए हैं। हालांकि एक हद तक वहाँ भी हमारा प्रवेश हो चुका है। यहाँ पुलिस और सेना का जिक्र करना पड़ेगा। पहले पुलिस विभाग के दरवाजे अस्पृश्यों के लिए बंद थे। पुलिस सिपाही तक के पद पर अस्पृश्यों की नियुक्ति नहीं हो पाती थी। कुछ प्रांतों में ही सही आज इन हालात में फेरबदलाव हुआ है। अब हमारे लोगों की भी पुलिस में भर्ती होने लगी है, सेना में भी भर्तियां होने लगी हैं। 1892 तक सब और केवल महार ही महार थे। इतना ही नहीं, केवल महारों के दस्ते भी थे। 1892 से आगे सेना में महारों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी गई। 1914 का महायुद्ध जब चल रहा था तब सेना में फिर से महारों की भर्ती किया जाने लगा। महार सैनिकों का एक दल बनाया गया। युद्ध समाप्ति के बाद सैनिकों के इस दल को बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि अब फिर से हमारे सैनिक दल बनाए गए हैं। हमारे युवाओं को अफसर पद दिए जा रहे हैं और हमारे 5-6 युवकों को सेना में राजपत्रित अधिकारियों के पद दिए गए हैं। वहां उन्हें सम्मान के पद प्राप्त हुए हैं। हमारी उन्नति सबसे अधिक हमारी महिलाओं की स्थितियों में व्यक्त होती है। आप देख ही रहे हैं कि इस परिषद में 20 से 25 हजार महिलाएं उपस्थित हैं। क्या कोई कह सकता है कि अस्पृश्य महिलाएं हैं? हमारी महिलाओं की उन्नति बेहद आश्चर्यजनक है और हमारे आंदोलन का स्फूर्तिदायी रूप है। जाहिर है ये बेहद संतोषजनक बात है। हम सबको जिस बारे में बेहद गर्व महसूस हो, ऐसी ये हमारी उन्नति है। अपनी इस उन्नति के लिए किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वह हिंदू लोगों की दया का असर नहीं है, ये पूरी तरह हमारे परिश्रम के फल हैं। सवाल अब ये है कि इस प्रगति को बनाए कैसे रखा जाए। ये ऐसा सवाल है जो हमेशा अपने आप से पूछते रहना जरूरी है। विभिन्न जातियों की स्पर्धा में अगर किसी एक जाति की उन्नति होती दिखाई दे तो ये केवल उस जाति के पास होने वाली शक्ति को ही केवल परिणाम होते हैं। हो सकता है ये शक्ति आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो। हमें सोचना है, हमें सोचना ये है कि अपनी उन्नति वो जारी रखने के लिए क्या हमारे पास शक्ति है, क्या हमारे पास आर्थिक शक्ति है? यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि नहीं है, हम केवल गुलाम हैं। क्या हमारे पास सामाजिक शक्ति है? मुझे यकीन है कि इस सवाल का जवाब नहीं है। यही है, हम मानव जाति का एक अपमानित हिस्सा हैं। इसीलिए लगातार अपनी उन्नति के लिए हम जिस पर निर्भर रह सकते हैं ऐसी एक ही बात है और वह है हम राजनीतिक शक्ति हासिल करें। सामान्य साथियों, 2024 में बाबा साहब का ये स्पीच डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से आपको मिल रहा है। क्या आप बाबा साहब के इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के निहितार्थ को समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं या नहीं? बाबा साहब जोर देकर इस बात को कहते हैं कि एक ही बात ऐसी है, एक ही शक्ति ऐसी है जिसके द्वारा हम उन्नति को पा सकते हैं और वो है राजनीतिक शक्ति। आज 2024 में आपके पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। आप अपने विकल्प को मजबूत कीजिए, निश्चित रूप से आप शासन सत्ता स्थापित कर सकते हैं। बहुजन समाज यूनाइट हो जाए तो निश्चित रूप से वो अपनी शासन सत्ता स्थापित करेगा। इसी राजनीतिक शक्ति को हासिल करने की बात बाबा साहब कहते हैं। और अब नहीं तो कब?
बाबा साहब के इस अधूरे मिशन को पूरा करना होगा मेरे साथियों। इस शक्ति के बगैर हमारा सर्वनाश होगा। हमारी मुक्ति की बस यही एक राह है, इस बारे में मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। इसीलिए इस मसले पर हम सभी को अपना ध्यान केंद्रित करना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए जीने मरने का मसला है। राजनीतिक शक्ति हासिल करने के बारे में हमारा भविष्य क्या है, हमारे लिए सहायक और विरोधी ताकतों के बारे में संक्षेप में एक बार फिर जानना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी ताकतों के एहसास के कारण आपके लिए अपने भविष्य की नीति निर्धारित करना आसान होगा। फिर हर बात को आप अच्छी तरह जांच परख कर ही मंजूरी देंगे। मेरी राजनीतिक सफलता का गुण आज मैं आपको बताता हूं। बाबा साहब की राजनीतिक सफलता का राज क्या है, गुण क्या है, ये बताना चाहते हैं, और ये जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो वॉच करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि हो सकता है कि आपको वो भी पता हो, इसके बावजूद एक बार फिर बताना ठीक रहेगा। अस्पृश्य लोग हिंदुओं का एक विभाग या उपविभाग नहीं है। भारत के राष्ट्रीय जीवन का वो पृथक, स्पष्ट और साफ घटक है। ये सिद्धांत मेरी राजनीति की बुनियाद है। जिस प्रकार मुसलमान हिंदुओं से साफ तौर पर अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार अस्पृश्य भी हिंदुओं से अलग हैं, और मुसलमानों की ही तरह उन्हें भी हिंदुओं से अलग राजनीतिक अधिकार पाने का हक है। यही मेरी राजनीति का गुण है। इस बात को अगर अच्छी तरह गांठ बांध ले तो मेरे या मेरी राजनीति के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होगी। मेरे सम्मानित साथियों, आप महसूस कर रहे होंगे कि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यदि आपने सुना है तो आपके अंदर अगर किसी तरह की गलतफहमी थी अब तक बाबा साहब को समझने जानने में, तो आज वो गलतफहमी बाबा साहब के शब्दों ने स्वयं ही दूर कर दी होगी। और ये सिर्फ जब हमें गलतफहमी हो सकती है, आपको हो सकती है, तो आम जनमानस जिस तक आज भी बाबा साहब के इस तरह के स्पीचेस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनमें कितनी गलतफहमी होगी। वो कितना सोचते होंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे साथियों, ये किसी तरह का सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो जन जागरण का मसला है, जन जागरण का मुद्दा है। इसलिए आम जनमानस, बहुजन समाज तक इस तरह की वीडियो जाने चाहिए मेरे साथियों। कौन पहुंचाएगा, कौन शेयर करेगा वीडियो को? बाबा साहब कहते हैं मेरी राजनीति की प्रमुख बुनियाद के बारे में बताने के बाद हमारे विभाजित राजनीतिक अधिकारों के लिए पोषक और मारक बातों के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। गोलमेज परिषद के बारे में बताने से शुरुआत अगर करूं तो लगता है कि वह एक भयंकर घपला है, और इसीलिए वहां क्या हुआ ये विस्तार से बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। वहां अस्पृश्यों के संदर्भ में क्या क्या हुआ ये बताने तक ही मैं अपने आप को सीमित रखूंगा। वहां महात्मा गांधी और मेरे बीच गर्मा गर्म बहस हुई। गांधी ने वहां जाकर अपनी बात रखते हुए कहा कि अस्पृश्य लोग हिंदुओं का ही एक हिस्सा है। उनका कहना था चूंकि अस्पृश्य हिंदुओं का ही एक उपविभाग है, इसलिए अंग्रेज सरकार जो अधिकार भारतीय लोगों को देने वाली है वो एक मुश्त हिंदुओं को ही दिए जाए। उनका कहना था कि अस्पृश्यों की जिम्मेदारी केवल हिंदू लोग ही निभा सकते हैं। मैंने जो जिम्मेदारी ली थी उसे केवल हिंदू ही उठा सकते हैं। मेरी अपनाई गई सोच इससे बिल्कुल भिन्न थी। गांधी की राय का विरोध करते हुए मैंने अपनी राय दर्ज की। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों का स्पष्ट रूप से पृथक वर्ग है, और चूंकि स्पृश्य हिंदू अस्पृश्यों के जन्मजात विरोधक होते हैं, इसलिए वे उनके विश्वस्त या न्यासकारी नहीं बन सकते। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए राज सत्ता का प्रयोग करने के बजाय वे उसके सहारे गुलामी हमेशा के लिए कैसे टिकी रही, यही कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए अस्पृश्य और हिंदुओं में विभाजित कर राजनीतिक अधिकारों को देना ही अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता अस्पृश्यों के हाथ आएगी और अपने कल्याण के लिए तथा हिंदुओं के अत्याचारों और शोषण से हमें बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। महात्मा तथा अन्य हिंदुओं ने हमारे हकों को मारने के लिए क्या क्या जुगतें लड़ाई, ये विस्तार से बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती। बस इतना कहना ही काफी होगा कि गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों की जीत हुई और महात्मा गांधी की हार। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जातीय न्याय मिला। इसके तहत सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों के पृथक अस्तित्व को मान्यता मिली।
उन्हें अलग से राजनीतिक अधिकारों का हकदार माना गया। जाति न्याय की ये महत्वपूर्ण प्रमुख बात थी। पहल इस जाति आधारित न्याय को गांधी ने मान्यता नहीं दी। अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया निर्णय बदलवाने के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की ही तरह इस अनशन के जरिए भी वे साबित नहीं कर पाए कि अस्पृश्य हिंदुओं का ही हिस्सा है। इसलिए उनके लिए अलग से राजनीतिक अधिकारों की जरूरत नहीं। गोलमेज परिषद में मैंने जो मुख्य बात रखी थी उसे उन्हें उनके रखे अनशन के कारण बनाए गए पुणे करार में माननी ही पड़ी। इस प्रकार पहले दौर में अस्पृश्यों की जीत हुई है। महायुद्ध छिड़ने के बाद तथा भारतीय राजनीति में कांग्रेस को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होने के बाद भी हमारी स्थिति पक्की और मजबूत थी। अभी भी हमें अपने हक मिलने की उम्मीद कायम थी और 1 अगस्त 1940 के वायसराय के बयान के कारण वह टिकी हुई थी। उनके निवेदन में साफ तौर पर कहा गया था कि अस्पृश्य और मुसलमान भारतीय राष्ट्र जीवन के महत्वपूर्ण स्पष्ट और पृथक घटक होने के कारण जिस संविधान को मुसलमान और दलित वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, उस संविधान को अंग्रेज सरकार लागू नहीं करेगी। अब तक हमारी स्थिति की मजबूती के बारे में मैंने बताया, इसलिए अब मुझे हमारी स्थिति को कमजोर करने वाली शक्तियों के बारे में भी बताना पड़ेगा। हमारी स्थिति की कमजोर करने वाली बेहद भी घातक बात है गांधी और गांधीवाद। पुणे करार पर हस्ताक्षर कर मैंने गांधी के प्राण बचाए हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी सभ्य व्यक्ति की तरह हस्ताक्षर कर श्री गांधी ने उसे स्वीकारा नहीं है, बल्कि एक कुटिल व्यक्ति द्वारा कठिन स्थितियों से अपने आप को छुड़ाने के लिए उस पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि मैं आपको धन्यवाद दिला दूं, आपको याद दिला दूं कि पुणे करार से भले गांधी को जीवन दान मिला हो, लेकिन इस करार में शामिल सिद्धांत को उन्होंने कभी भी ईमानदारी से और तहे दिल से नहीं माना है। अस्पृश्यों को अलग से राजनीतिक अधिकार न मिलने देने की उन्होंने ठान ली है। हमारे अधिकारों के खिलाफ तथा हमारी स्थिति कमजोर करने के लिए जो भी किया जा सकता है वह सब करने के लिए वह हमेशा तैयार मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी होगी कि गांधी हमारे सबसे बड़े प्रतिपक्षी हैं। दुश्मन शब्द का प्रयोग करने लायक स्थितियां और समर्थन होने के बावजूद शत्रु शब्द का प्रयोग करना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इस शब्द का उनके लिए प्रयोग नहीं किया है। हम में से कई लोग उनकी बनावटी बातों में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको सावधान करता हूं कि आपकी स्थितियों को कमजोर करने वाली जो भी विरोधी स्थितियां हैं और राजनीतिक आज़ादी पाने के लिए जिन बातों के लिए खिलाफ आपको अपना सेना बल जोड़ना है, उनमें जो सबसे अधिक घातक शक्ति है वह है श्री गांधी। आप अगर इसे गांठ बांध लेने से चूक गए तो आपको गंभीर गलती सिद्ध होगी। आपकी स्थिति को कमजोर बनाने वाली दूसरी बात होगी अंग्रेज सरकार की नीयत में आया बदलाव। 8 अगस्त 1940 के सार्वजनिक बयान तक का अंग्रेज सरकार का नजरिया था कि अस्पृश्य हिंदुओं से अलग घटक है और इतना महत्वपूर्ण अलग घटक है कि संविधान में किसी प्रकार का बदलाव उनकी सहमति के बगैर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ उन्होंने जो योजनाएं भेजी हैं, उन्हें देखने के बाद लगता है कि अंग्रेज सरकार ने हमारी ओर पूरी तरह पीठ मोड़ ली है, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बिना किसी लाग लिहाज के घोषणा कर दी है कि क्रिप्स योजना में शामिल कोई भी संवैधानिक बदलाव लागू करने के लिए केवल हिंदू और मुसलमानों की सहमति काफी है। अस्पृश्यों की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। साफ शब्दों में बताना हो तो भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को दी गई महत्वपूर्ण घटक होने की मान्यता रद्द कर दी गई है। असल में 6 से 7 करोड़ अस्पृश्यों का केवल कुछ महीनों में राष्ट्र का प्रमुख घटक होना कैसे नष्ट हो सकता है, ये हर किसी की समझ से परे की बात है। अंग्रेज सरकार की ये कलाबाजी असल में अस्पृश्यों के साथ किया उनका भयानक विश्वासघात है। इस विश्वासघात के कारण भले कुछ भी हो, अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए इस कितनी ही तीव्र हो, हमें आपकी भावनाएं, इस न्याय के बारे में आपकी भावनाएं भले कितनी ही तीव्र हो, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पक्ष के लिए ये एक बड़ा धक्का है। यानी कि आज जो क्रिप्स प्रस्ताव आया है जिसमें ये कहा गया है अस्पृश्यों को एकदम अलग मान लिया गया है, इस तरह से कि किस तरह से संविधान
अगर लागू होता तो उसमें सिर्फ हिंदुओं की सहमति और मुसलमानों की सहमति ही मान्य हो जाएगी, अस्पृश्यों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अलग थलग करने का प्रयास किया गया अस्पृश्यों के यहाँ पर, और ये बड़ा झटका है, बड़ा धक्का है अस्पृश्यों के लिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। मेरे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी है। अभी भी ये संपूर्ण भाषण बाबा साहब का हम नहीं रख पाए हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा था, इसलिए अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कंप्लीट स्पीच को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सेना भर्ती, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उन्नति का क्या मार्ग दर्शन किया है, क्या मार्ग बताया है, या इस संबंध में क्या कुछ कहा है? निश्चित रूप से आप अपना विश्लेषण जरूर रखिएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी और गांधीवाद पर क्या कहा है, विस्तार से क्या कहा है, जरूर आप संक्षेप में या विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे, वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आबाजका नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करेंगे, लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। इन्हीं अनुरोध के साथ, इसी आह्वान के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।